हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम बिजनेस लॉ जो है उस पर वीडियोस बनाइए, हर एक टॉपिक को क्लियर करिए। तो इस वीडियो में हम इस बिजनेस लॉ को सबसे पहले क्या इसकी मीनिंग होती है, कहाँ पर ये अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, क्या डेफिनेशन है इसकी, इसे समझेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में सारे टॉपिक को वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, तो मैं इस बिज़नेस लॉ की प्लेलिस्ट के साथ में बनाती जाऊंगी ताकि आपको सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएं आसानी से। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ। ओके, सो रूल्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, बिजनेस एंड प्रोफेशन आर कॉल्ड बिजनेस और कॉमर्स और मर्केंटाइल लॉ। बच्चे, ये मीनिंग है बिजनेस लॉ की कि बिजनेस लॉ जो होता है, जैसे आप व्यावसायिक नियम बोल सकते हैं या व्यावसायिक विधि बोल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो हम सभी को पता है ना रूल्स क्या होते हैं। किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें तो हर फील्ड के लिए कुछ न कुछ रूल्स डिसाइड होते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट होते हैं तो हमारे लिए जो रूल्स है हमारा स्कूल डिसाइड करता है। ठीक है, जो हमारे स्कूल की फैकल्टी होती है वो डिसाइड करती है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें करनी नहीं है, मीन्स क्या फॉलो करना है आपको। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप हैं तो आपको एक रूल को फॉलो करते हुए उस काम को करना होता है। सेम ऐसे ही बिजनेस, जब आप कोई भी टाइप का बिजनेस करते हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, तो हर टाइप के बिजनेस में कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस पहले से डिसाइड होती हैं और उन रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो करके ही बिजनेस आगे कैरी किया जाता है। तो अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ जानते हैं जो प्रोडक्शन कंपनीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, जिसका प्रोडक्शन का काम होता है। तो उनके लिए भी रूल्स एंड गाइडलाइंस डिसाइड की जाती हैं जो वो फॉलो करते हैं। बिजनेस की बात करें जिसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्या होता है, परचेज एंड सेल्स होता है, तो वो बिजनेस होता है। ठीक है, जिसमें क्या जो मेन जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, इन सभी के केसेस में हर किसी को अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसके लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस डिसाइड होती हैं। प्रोफेशन की बात करें, सपोज़ अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर के प्रोफेशन के लिए भी बहुत सारे रूल्स गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, आप देखेंगे बच्चे के अकॉर्डिंग कि बच्चों के साथ क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आपको किस मेथड के फॉलो करते हुए टीचिंग करनी है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक, एंड सब्जेक्ट्स के लिए भी कई सारे रूल्स होते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। होता है ना, तो बहुत सारे रूल्स, गाइडलाइंस एंड रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करते हुए हर एक काम को कंप्लीट किया जाता है। तो सेम ऐसे ही बिजनेस में भी चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको फॉलो किया जाता है। अब इन्हीं बिजनेस लॉ को ना 3 नेम से जानते हैं। पहला है कॉमर्स लॉ भी इसको बोलते हैं और थर्ड मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या मैम मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ डिफरेंट है? तो नहीं बच्चे, डिफरेंट नहीं है, इनको डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके नेम है कॉमर्स लॉ। कॉमर्स में भी आपको पता है ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्री आ जाता है, बिजनेस भी आ जाता है, प्रोफेशन को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, और उसको करने के लिए जो रूल्स गाइडलाइंस डिसाइड की जाती हैं हम उसे ही कॉमर्स लॉ बोलते हैं। सेम ऐसे ही मर्केंटाइल लॉ है। तो ये सिर्फ नेम है इन्हीं के बिजनेस लॉ के। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की कि बिजनेस लॉ के लिए किसने अपनी डेफिनेशन में क्या बात कही है और किस तरीके से कही है। ठीक है, डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस ये होती है बच्चे कि जिस पर्सन ने या जिस स्कॉलर ने जो भी वर्ड यूज़ करते हुए अपनी डेफिनेशन दी है, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपके उनकी डेफिनेशन को प्रेजेंट करना होता है। अगर आप एक थ्योरी लिख रहे हैं, थ्योरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो प्लीज़ उनके वर्ड्स में ही लिखें, तो ये ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। अकॉर्डिंग टू सेन एंड मित्रा, दैट पार्ट ऑफ लॉ विच regulates the transactions of the mercantile community is called commercial or mercantile law. ओके, अब यहाँ पर सिंपल इन्होंने कहा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक बिजनेस में, मर्केंटाइल कम्युनिटी मीन्स जो बिजनेस कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए जो भी
गाइडलाइंस है या जो चीज़ें रेगुलेट की जा रही हैं, जिन रेगुलेशंस को फॉलो करके वो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, उसे ही कॉमर्शियल या मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं। इनका कहना ये है। ट्रांजैक्शन समझ लें कि बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक बैंकिंग कंपनी है तो वो डेली ही अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, अमाउंट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करती है एक बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो उस बैंकिंग कंपनी के लिए भी कुछ रूल्स गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स पहले से उनके लिए डिसाइड होते हैं, उसको फॉलो करते हुए अपने इस ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, या जो भी उनका अपना वर्क होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ऐसे लॉ को ही हम कॉमर्शियल लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं बेटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू MC शुक्ला, mercantile law may be defined as that branch of law which deals with the right and obligations of mercantile persons arising of mercantile transactions in respect of mercantile property। देखिए, हम सभी को पता है ना कि कई टाइप के लॉ होते हैं, हर एक फील्ड के लिए लॉ डिसाइड किए जाते हैं। तो ये मर्केंटाइल लॉ भी उन्हीं टाइप की लॉ का एक ब्रांच है। ठीक है ना, हर फील्ड के लिए डिफरेंट लॉ डिसाइड किए गए हैं। वैसे ही जब बिज़नेस किया जाता है तो उस बिज़नेस में भी कुछ नियम, कुछ कानून कायदे बना दिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो काम कंप्लीट करते हैं अपना। ठीक है, तो ये जो नियम है, गाइडलाइंस हैं, ये जो लॉ है वो क्या डील करता है, एक राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मर्केंटाइल पर्सन्स। अगर कोई मर्केंटाइल पर्सन या बिजनेस पर्सन है तो अगर वो सही है या उस पर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं तो उसके साथ डील करने के लिए इन मर्केंटाइल लॉ, इस बिज़नेस लॉ को बहुत ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और वो इनसे हेल्प ले सकते हैं आसानी से। एंड अराइजिंग ऑफ मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन्स, और कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी वो किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये जो आपके बिजनेस लॉ हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन, चाहे प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कोई बिज़नेस का नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होती है। और वो जो मर्केंटाइल पर्सन है या बिजनेस पर्सन है वो अपने राइट, अपने अधिकारों के लिए, अपनी ऑब्लिगेशंस के लिए इन लॉ को यूज़ करते हुए बच सकता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसीलिए लॉ बनाए जाते हैं। किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो, ना ही कंज्यूमर के साथ और ना जो मर्केंटाइल पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, उसके लिए। कंज्यूमर के लिए तो कंज्यूमर्स एक्ट है तो वो उसकी वहाँ पर हेल्प होती है, वो गाइडलाइंस उसके लिए बनाई गई हैं। यहाँ पर मर्केंटाइल लॉ बनाया गया है ताकि किसी भी बिजनेस को ईजिली रन किया जा सके उन रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशंस इनके वर्ड्स में लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास बिजनेस लॉ की बुक है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्कोप ऑफ इंडियन बिजनेस। स्कोप ऑफ इंडियन बिजनेस मीन्स कि अगर हमारी कंट्री में बिजनेस हो रहे हैं तो उसमें क्या लॉ हैं, कितने टाइप के लॉ होते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि बिजनेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना, फिर बैंकिंग कंपनी का बिजनेस होता है, कंपनीज बिजनेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का बिजनेस करते हैं लोग आपस में मिल करके। सो बहुत टाइप के यहाँ पे मतलब निकल कर आता है। तो उन सभी के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं। चलिए देखते हैं। मर्केंटाइल लॉ हैज़ अ फेयरली वाइड स्कोप। मर्केंटाइल लॉ जो है एक बहुत ही वाइड स्कोप रखता है। और फेयरली इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू ही जो भी बिजनेस पर्सन हैं उनकी हेल्प हो पाती है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो पाता है इस लॉ को अगर कोई फॉलो करता है तो। ठीक है, द गवर्नमेंट लेज डाउन द रूल्स ऑफ रेगुलेशंस टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली। जो भी गवर्नमेंट है इन रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को बनाती इसीलिए है ताकि जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उसे स्मूथली रन किया जा सके। समझ रहे हैं बच्चे? किसी भी बिजनेस को आसानी से करने के लिए जो भी रूल्स, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स या जो बाकी चीज़ें होती है उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और उसके लिए बहुत सारे नियम कानून बना दिए जाते हैं ताकि अगर कोई भी बिजनेस है तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं तो वो अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करती हैं। ठीक है,
अगर आपने सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ा है और कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है ना बच्चा, तो आपको डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे। पार्टनरशिप के लिए कुछ और रूल्स गाइडलाइंस होती हैं, कंपनीज के लिए कुछ और रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन दोनों करते बिजनेस ही हैं। होता है ना ऐसा। आपने अगर पढ़ा है तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस फील्ड में किस टाइप के बिजनेस में ये बिजनेस लॉ एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो द फॉलोइंग लॉज आर इंक्लूडेड इन बिजनेस और मर्केंटाइल। तो यहाँ पे कुछ लॉ दिए हुए हैं जो कि एक बिजनेस के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है आपको, 1972 है ना, ये है 1972। यहाँ पे मैंने ईयर इसलिए मेंशन नहीं किया बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ लॉ की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, किस ईयर में आया, वो अभी डिटेल में नहीं हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो 1 बाय 1 मैं सभी पर डिटेल में वीडियो ले आऊँगी, क्या इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, किस फील्ड में करते हैं, किस टाइप के बिजनेस के लिए वो बनाए गए हैं। ठीक है बच्चे, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें हमसे बात करेंगे कौन कौन से मर्केंटाइल लॉ होते हैं। तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किए जाता है जब कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई बिजनेस किया जाता है तो वहाँ पर फॉलो किए जाएंगे, उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा जो इसके लिए बनाए गए हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो जब भी कोई किसी भी टाइप के गुड्स को सेल्स किया जा रहा है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसको फॉलो क्या करना इंपॉर्टेंट होता है। पार्टनरशिप एक्ट के लिए हमें पता होता है क्या रूल्स गाइडलाइंस होती है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, कितनी कैपिटल उनको कॉन्ट्रीब्यूट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी शेयर होगा वो कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, किसको रेमुनरेशन पे किया जाएगा, किस तरीके से पे किया जाएगा, है ना। ड्राइंग का जो ड्राइंग की फैसिलिटी होती है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो रूल्स होते हैं हर एक टाइप के। यहाँ पर जो लॉ दिए हुए हैं हर एक फील्ड के बिजनेस के लिए वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट का जो भी रूल्स है, गाइडलाइंस है, वो पार्टनरशिप में फॉलो की जाती है। कंपनीज एक्ट की बात करें, जैसे कि हम सभी को पता है कंपनीज एक्ट क्या होता है। जैसे कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है, डिवेंचर या बॉन्ड्स को इशू कर रही है, तो किस तरीके से इशू करेगी, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स को इशू कर सकती है। ठीक है, किस तरह से वो अपनी कॉस्ट को करेगी, एक साथ करेगी, बाद में करेगी, है ना, कितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रीमियम या डिस्काउंट दे सकती है, नहीं दे सकती, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है बच्चे। ठीक है, कंपनीज एक्ट पहले जो था वो 1956 था, अभी 2013 चल रहा है। पार्टनरशिप एक्ट हम सभी को पता है 1932 है। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो 1881 है बच्चा। अब ये होता क्या है, अगर आपने अपने क्लास 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है ना सबने, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, हुंडी आ जाती है, प्रोमिसरी नोट्स आ जाते हैं बच्चे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स हमें पता है कि एक पर्सन को लिखे जाते हैं, एक पर्सन पर लिखे जाते हैं और फिर वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू। ठीक है बच्चा, तो अब किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो उन पार्टीज़ के बीच में, जैसे ड्रावर या ड्रावी है, ठीक है, तो उसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वर्क करता है जो कि है 1881। ठीक है बच्चा। बैंकिंग कंपनीज एक्ट, अब देखिए कंपनी भी अलग अलग टाइप की होती है। एक सिंपल कंपनी हो सकती है, एक बैंकिंग टाइप्स की कंपनी होती है, बैंकिंग टाइप्स की पार्टनरशिप भी होती है। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी का क्या काम होता है, वो नॉर्मल जो पब्लिक होती है उनसे उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, ज़रूरत पड़ने पे लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे वो उनके लिए रास्ते ले आते हैं कि आप यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। तो ये सारा उनका काम होता है, अमाउंट ट्रांसफ़र करने का काम करती है कंपनी। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी का ये काम होता है और उसके लिए जो भी रूल्स गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसको यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट की बात करें बच्चे, तो जो अब इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है उसका काम होता है जो भी इंश्योरेंस का हो रहे हैं तो वो जो कंपनीज है उनके लिए भी रूल्स गाइडलाइंस डिसाइड होती हैं, जो टाइम के साथ उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होगी उनके लिए। फिर ऐसे ही कैरियर्स एंड कैरिज ऑफ गुड्स एक्ट, अब ये क्या होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम क्या होता है, किसी भी गुड्स को या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह पर वो लोड कर लेकर जाते हैं और फिर उसको वहाँ पर छोड़ कर आते हैं जहाँ पर भी उसको लेकर के जाना था, पहुँचाना था उस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें ट्रांसपोर्ट वाले मतलब आ जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट टाइप के काम होते हैं।
कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ एक्ट की बात करें यहाँ पर, कॉमर्शियल सिक्योरिटी समझते हैं बच्चे, जैसे स्टॉक मार्केट है जहाँ पर शेयर्स की, डिबेंचर्स की, या जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनका क्या होता है यहाँ पे सेल और परचेज़ किया जाता है, तो वो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ हम बोल सकते हैं। वहाँ से भी ये भी मतलब प्रॉफिट अर्न करने का एक सोर्स हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत सारे कानून और नियम बना दिए जाते हैं और फिर उसको फॉलो करते हुए ही कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ एक्ट जो है यहाँ पर हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट की बात करेंगे। पेटेंट कॉपीराइट आप जानते हैं ना, पेटेंट जैसे कि मान लो अगर कोई बुक लिखता है तो जो पब्लिशिंग हाउस होता है वो उसको एक पेटेंट दे सकते हैं कि हम इतने, या कॉपीराइट बोल सकते हैं कि आप मेरी इतनी नंबर ऑफ़ बुक्स को प्रिंट करिए, फिर सेल होगी उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कुछ रॉयल्टी पे करिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं। पेटेंट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मेडिसिन बना रही हैं, तो मेडिसिन कंपनी का जो प्रोडक्शन कंपनी वो तो मैन्युफैक्चर कर रही है ना, मेडिसिन बनाने का जो फॉर्मूला है वो किसी साइंटिस्ट का होगा, तो साइंटिस्ट फिर पेटेंट करते हैं उस प्रोडक्शन कंपनी के साथ जो मेडिसिन बनाने का काम करती है, तो उसके बदले में उस साइंटिस्ट को हमेशा कुछ मिलता रहता है, जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती है, प्रोडक्शन होता है या और सेल होती है उसके हिसाब से। ठीक है बच्चे, तो उसके लिए भी जो भी रूल्स लाइन्स एंड गाइडलाइंस बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग सारी बातें बोली जाती हैं। इंसॉल्वेंसी एक्ट की बात करें कि सपोज़ कोई भी बिजनेस हो रहा था, इंसॉल्वेंसी का यहाँ पे हिंदी में मतलब होता है दिवालिया हो जाना। सपोज़ उस कंपनी के पास अब पैसे नहीं है, वो कंपनी दिवालिया होने वाली है, मीन्स ख़त्म किया जाना है, तो इस इंसॉल्वेंसी एक्ट में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है, किसका पहले किन लाइबिलिटीज़ का उस कंपनी को पेमेंट करना होगा। ठीक है, और किस तरीके से करना होगा, तो ये इंसॉल्वेंसी एक्ट में बता दिया जाता है। आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करें बच्चे, तो इसको बोलते हो आप जब कभी भी किसी भी टाइप के बिजनेस में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। डिस्प्यूट दैट मीन्स कि मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए, डिस्प्यूट्स को क्लियर करने के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट में जो रूल्स और जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हुए उस डिस्प्यूट को दूर किया जाता है, तो ये एक्ट वहाँ पर काम आता है। ठीक है बच्चे, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो इन सभी टाइप के बिजनेसेस के लिए ये वाले एक्ट बनाए गए हैं, जिन एक्ट्स में जो भी नियम कानून गाइडलाइंस दी गई हैं इनको फॉलो करते हुए उसको बनाया जाता है, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।